नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे आपके संविधान निर्माण चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। देखिए आपको पता है कि एरिया वाइज हम वर्ल्ड के 7वें नंबर पे आते हैं और पॉपुलेशन वाइज हम वर्ल्ड के 2nd नंबर पे आते हैं। बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत सारे लोग हैं और सबके विचार अपने अलग अलग होते हैं, सब अलग तरीके से जीना चाहते हैं, सबका रहन सहन भी अलग अलग होता है। तो इतने बड़े देश को हम कैसे साथ में लेके चल सकते हैं, तो इसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चैप्टर हमें यही सिखाएगा कि संविधान क्यों जरूरी है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान क्यों जरूरी है और हमारा संविधान कैसे बना, भारत का संविधान कैसे बना। तो इस चैप्टर में वो सभी पॉइंट जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो पहले से अंडरलाइन कर लिया मैंने, और ये मैं प्रॉमिस करता हूं आप देख लेना, चाहे आप किसी भी स्कूल में हो इंडिया के, अगर आपका चैप्टर आ रहा है ना, यूटी हो, टेस्ट हो, सेमेस्टर हो, कोई भी एग्जाम हो, ये प्रॉमिस है मेरी तरफ से कि इन अंडरलाइन में जो भी मैं आपको समझाने वाला हूं इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से करिए तो आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। पिछले चैप्टर मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपका बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे आपके लाइक्स आए, बहुत सारा आपने कमेंट करा, मोटिवेट किया मुझे ताकि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर समझा पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंदर कि भारत का संविधान क्या है, कैसे बना संविधान और हमें संविधान की आवश्यकता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 2। तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला पॉइंट हम जानेंगे एक वर्ल्ड लीडर के बारे में जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है इनको वर्ल्ड में, क्योंकि इनकी कहानी अगर आप पढ़ोगे, इनके बारे में जानोगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। लीडर क्या होते हैं ये आप इन जैसे लोगों से समझ सकते हो। तो नेल्सन मंडेला के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो पहला पॉइंट आप लिखोगे नेल्सन मंडेला और इसके बारे में बेसिक ज्ञान है। ये फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे कि नेल्सन मंडेला जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने, अब ये गोरी सरकार कौन थे, तो गोरों की सरकार होती है बेटा अंग्रेज को बोलते हैं गोरों की सरकार। दक्षिण अफ्रीका पर गोरों की सरकार थी, यानी अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था नेल्सन मंडेला पर। नेल्सन मंडेला को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। ऐसा क्यों, अब आपके मन में आना चाहिए, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि गोरों की सरकार ने इन्हें पकड़कर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। तो उसका रीजन आप आगे पढ़ने वाले हो कि ऐसा क्यों था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को, एक तो नेल्सन मंडेला और साथ में और 7 नेता थे, उनको 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। एक तो नेल्सन मंडेला और साथ में 7 और नेता जो थे उन पर 1964 में 1964 में मुकदमा चलाया गया और रंग भेद के चलते शासन व्यवस्था, जो रंग भेद का शासन व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका में चलाया जा रहा था, उसका विरोध करने के लिए, उसका सम्मान नहीं करने के कारण नेल्सन मंडेला और 7 नेताओं को आजीवन कारावास का सजा दिया गया, यानी लाइफ इंप्रिजमेंट दे दी गई कि आप जब तक जियोगे जेल के अंदर रहोगे। अब आपके मन में होगा कि सर ये रंगभेद क्या है, रंगभेद नीति क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले हम नेल्सन मंडेला के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं ताकि बेसिक जानकारी हमें पता हो कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, नेल्सन मंडेला जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई, लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा दी गई। थर्ड पॉइंट आप यहां से याद करोगे, थर्ड पॉइंट आएगा अगले 28 वर्षों तक, जी हां सही सुन रहे हो आप, 28 ईयर्स, 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रॉबिन द्वीप में कैद रखा गया। जी हां आपने सही सुना, 28 सालों तक, 28 ईयर्स तक नेल्सन मंडेला उनके 7 नेताओं को गोरों की सरकार ने जेल में कैद रखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया था।
ये बेसिक पॉइंट हमने पढ़ा बेटा, 3 पॉइंट, जिसमें हमने जाना कि नेल्सन मंडेला के बारे में इनके साथ क्या हुआ था। पहला पॉइंट हमने जाना कि नेल्सन मंडेला को गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उनको और उनके 7 साथियों को रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई कि भाई लाइफ टाइम तुम लोग जेल में रहोगे, जेल से बाहर नहीं आओगे। 28 वर्षों तक ये सभी व्यक्ति, रॉबिन द्वीप में एक जेल बनाया गया था जो सबसे खतरनाक जेल बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल, बहुत रेयर लोगों को वहां भेजा जाता था। उस द्वीप में इनको कैद रखा गया था 28 वर्षों तक। बिलीव मानिए 28 सालों तक कोई व्यक्ति जेल में बंद है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये रंगभेद नीति क्या है। तो पॉइंट नंबर 2 यहां से स्टार्ट होता है। पॉइंट नंबर 2 का खेल आपका यहां से स्टार्ट होगा। पॉइंट नंबर 2 आप लिखोगे बेटा रंगभेद। ये रंगभेद नीति क्या है, रंगभेद के बारे में क्या है, तो हम रंगभेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। बड़ा ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है आपको। एक एक चीज बहुत ध्यान सुनना। फर्स्ट पॉइंट, रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक नीति चलाई, गोरों की सरकार ने एक स्पेशल टाइप की पॉलिसी बनाई, उसका नाम रंगभेद नीति कहा गया। अब ये रंगभेद नीति क्या होती है जरा समझिए। दक्षिण अफ्रीका के जो एक्चुअल लोग थे ना, जो वहां के मूल निवासी बोलते हैं बेटा, मूल निवासी यानी वहीं के जो निवासी थे, उनके चेहरे का रंग काला होता है, जबकि जो अंग्रेज हैं उनके चमड़ी का रंग गोरा होता है। आपने भी देखा होगा। तो गोरों की सरकार ने दक्षिण अफ्रीका पे कब्जा करके वहां पे रंगभेद नीति अपनाई। क्या नीति अपनाई गई कि गोरों के लिए कानून अलग और कालों के लिए, यानी जो काले रंग के थे, जो वहां के मूल निवासी थे, उनके लिए पॉलिसी अलग बनाई। ये क्या बात हुई भाई? एक ही देश में रहने के बावजूद भी गोरों के लिए अलग कानून था और जो काले लोग थे, वहां के जो मूल निवासी थे, उनके लिए अलग कानून था। इसे ही रंगभेद नीति बोला गया। तो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या जाना, रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों ने ला दी थी। ये मैंने आपको पहले बताया, अंग्रेजों ने लागू किया था ये नीति। इस नीति के अंदर क्या क्या था, अब हम जानेंगे थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। चमड़ी का रंग मतलब कैसा, जो अंग्रेज थे वो गोरे थे, उनका रंग जो चेहरा था वो साफ था, गोरा था, तो उसके लिए पॉलिसी अलग बनाई। और जो काले लोग थे, जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे, उनके लिए पॉलिसी अलग बनाई। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका 3/4 है, यानी लगभग 75% लोग जो थे वहां के काले थे। उन्हें अश्वेत कहा गया, उन्हें अश्वेत नाम से जाना जाता था कि ये अश्वेत हैं। जो अश्वेत लोग थे वो मूल निवासी से दक्षिण अफ्रीका के देश उनका था, लेकिन गोरों ने उन पर शासन कर रखा था और उनके लिए अलग पॉलिसी बना रखी थी। श्वेत और अश्वेत के अलावा वहां मिश्रित नस्लों, जैसे जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी थे। अब देखो, 2 प्रकार के लोग आपको समझ में आ गए। दक्षिण अफ्रीका में 2 प्रकार के लोग थे। एक थे श्वेत। श्वेत कौन? जो अंग्रेज थे, उनको श्वेत बोला गया, जो श्वेत हैं। और अश्वेत कौन? जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे, जिन्हें हमने बोला जिनके चमड़ी का रंग काला था। इनके अलावा वहां पर बेटा मिक्स वाले भी थे, रंगीन चमड़ी बोला जाता था। रंगीन चमड़ी वाले यानी भारत के जैसे लोग। अब भारत में हम जैसे लोगों का जो चेहरा है, ना तो बहुत ज्यादा गोरा है, गोरे का मतलब अंग्रेजों जैसा तो नहीं है ना, और ना बहुत ज्यादा काला है जैसे दक्षिण अफ्रीका के। हम लोग श्यामले में आते हैं, हम लोग श्यामले हैं। हमने तो भगवान का नाम भी श्याम है। हम लोग श्यामले में आते हैं, ना बहुत ज्यादा गोरा ना बहुत ज्यादा काले, हम लोग श्यामले में आते हैं बेटा। तो उनको रंगीन चमड़ी वाले कहा जाता था वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, जो गोरे शासक थे यानी जो अंग्रेज थे, गोरों के अलावा यानी अंग्रेजों के अलावा शेष सभी को, यानी हमें भी, रंगीन वाले को भी और जो अश्वेत थे उनको भी छोटा और नीचा मानते थे। वो लोग मानते थे ये लोग बेकार हैं, ये लोग खराब हैं, हटाओ इनको। वो लोग छोटा मानते थे हम सबको। इन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, हम लोग वोटिंग भी नहीं कर सकते थे। जो अश्वेत लोग थे, जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे, या जो भारत से गए हुए लोग थे, वो वोट नहीं डाल सकते थे। केवल गोरे लोग ही वोट डाल सकते हैं।
आगे बताओ बेटा, अभी रंग भेद खत्म नहीं हुआ, रंग भेद 6 नंबर में आता है बेटा, तो बहुत सारे पॉइंट है इसके आगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं थी। जी हां, गोरों का जो जगह था रहने का वो अलग था, और जो अश्वेत थे जिनके चमड़ी का रंग काला था उनके रहने की जगह अलग थी। अब ये जो गोरे लोग हैं ना, ये जो गोरे लोग हैं, इन्होंने अपनी बस्ती अलग बना रखी थी। यहां पर किसी भी अश्वेत नागरिक को जाने की इजाजत ही नहीं थी, आप नहीं जा सकते थे। इसके अलावा रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल सभी में अब बहुत सारे दिए हुए हैं, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तल, बहुत सारे दिए हुए हैं। अब इतनी सारी बातें याद नहीं कर पाओगे तो 2-3 याद कर लेना, रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, ये सिंपल है, याद हो जाएगा। इन सभी में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे, यानी गोरों की बैठने की जगह अलग, अश्वेतों की बैठने की जगह अलग, गोरों के लिए स्कूल अलग, अश्वेतों के लिए स्कूल अलग, होटल अलग, टैक्सी अलग, बस अलग, गाड़ी, रेलगाड़ी अलग। आपको पढ़ना चाहिए कि गांधी जी के साथ क्या हुआ था। आपको पता है गांधी जी महान नेता क्यों बने? उसका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। कभी समय मिले तो आप जरूर जानना कि ऐसी कौन सी घटना हुई थी गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में, ताकि उनको इतना गुस्सा आया अंग्रेजों के खिलाफ कि वो भारत आके उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन करा। और हम सब जानते हैं हमारे जो देश के बहुत महान नेताओं में नाम लिया जाता है गांधी जी का, बापू के नाम सब लोग जानते हैं। तो उनका संबंध भी दक्षिण अफ्रीका से ही है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ एक ऐसी घटना घटित, आप कभी पढ़ना, कभी नेट वगैरह पे, यूट्यूब पे डाल के, तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम इस चैप्टर पे आते हैं। तो गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इन सबको बेटा क्या बोला गया? रंग भेद नीति। दोबारा बताओ बेटा, रंग भेद नीति। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। सेकंड पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों ने ला दी थी। इस नीति में क्या था? इस नीति में यह था कि रंग भेद की राजनीति में लोगों को उनकी चमड़ी के रंग पर बांट दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के लोगों की जो चमड़ी का रंग था वो काला था। आबादी में 75% थे, उन्हें अश्वेत कहा गया। और श्वेत और अश्वेत के अलावा वहां मिश्रित नस्ल के लोग भी थे जो भारत से गए हुए थे। गोरे शासक गोरों को छोड़कर बाकी सबको छोटा और नीचा मानते थे। उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत भी नहीं थी, यानी जो अश्वेत लोग थे वो श्वेत यानी गोरों के बस्तियों में भी नहीं जा सकते थे। अगर जाना भी था किसी काम से तो परमिट लेनी पड़ती थी उसके लिए। रेलगाड़ी, बस हो गया, टैक्सी हो गए, होटल हो गए, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, इन सभी में गोरों और कालों के लिए अलग अलग इंतजाम थे। कहने का मतलब यह है ओवरऑल कि नस्ल भेद एक ऐसी नीति थी जिसमें गोरों के लिए और अश्वेतों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए। ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते थे, एक साथ रह नहीं सकते थे। ये अब तक हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा। अब सीधी सी बात है बेटा कि कभी ना कभी जब किसी चीज को दबाया जाता है तो लोगों में गुस्सा जरूर फूटता है सरकार के खिलाफ। तो यही हुआ दक्षिण अफ्रीका में। लोग कब तक चुप बैठेंगे? तो कुछ लोगों ने आवाज उठानी शुरू करी। ध्यान से सुनना बेटा, कुछ लोगों ने आवाज उठानी शुरू करी और उनमें से मेन आदमी कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे, जो आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था। नेल्सन मंडेला वो पहले व्यक्तियों में थे जिन्होंने गोरों के खिलाफ बोलना शुरू करा कि ये गलत है। इसलिए तो गोरों ने नेल्सन मंडेला को उठाकर जेल में डाल दिया, ताकि इसकी आवाज अगर ज्यादा हो गई तो लोग तो ज्यादा भड़क जाएंगे। और यही हुआ, जैसे ही नेल्सन मंडेला को जेल में डाला गया तो इनके जो फॉलोवर्स थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। किसी भी बड़े आग को, कोई भी बड़ा आग तभी लगता है जब एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हो। नेल्सन मंडेला वो छोटी सी चिंगारी थे, वो तो हल्की सी चिंगारी लेके चले गए, उसके बाद भयावह आग हो गया। लोग फॉलोवर्स इनके बढ़ते चले गए। अब गोरों को लगा कि भैया यहां रहना तो ठीक नहीं है, बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो अपने देश। लेकिन वो जा नहीं सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे? भारत से दक्षिण अफ्रीका की स्थिति थोड़ी अलग थी। दक्षिण अफ्रीका में गोरे बिल्कुल बस चुके थे। उनके बच्चे वहीं पढ़ते थे, पढ़ाई भी वहीं करते थे, शादियां भी वहीं हो जाती थी, बच्चे भी वहीं हो गए। मतलब एक तरह से उन्होंने अपना देश ही मान लिया। भारत में ऐसा नहीं था। भारत में तो चलो जी, भारत से उठ के बोरिया बिस्तर उठाया, चलो जी चलो अपना देश मारो, देश चलो अपने देश चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा नहीं था। तो अब क्या हुआ? भाग भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते। मेरी बात समझना,
ना वहां से भाग सकते ना वहां पे रह सकते, तो अब क्या करें? तो अंग्रेज बड़े चालू लोग हैं, उन्होंने क्या करा, ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे। एक नए संविधान की ओर, दक्षिण अफ्रीका में एक नए संविधान की ओर। दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान, दक्षिण अफ्रीका अब आजाद होगा। समझिए पॉइंट नंबर 3, ये बेटा आपका पॉइंट नंबर 3 होगा। एक नए संविधान की ओर, दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान। पहला पॉइंट, रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब लोग भड़क गए थे बहुत ज्यादा। अब गोरों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था, उनसे बदला लिया जा रहा था। तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि हम कब तक हथियार के बल पे इनको दबाएंगे, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा ना, अंग्रेज बड़े माइंड से चलते हैं, दिमाग से चलते हैं लोग। तो इन्होंने क्या करा, देखिए सेकंड पॉइंट लिखोगे, भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया गया। वो जो रंगभेद वाली नीति थी उसको वापस ले लिया गया। थर्ड पॉइंट, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदी उठा ली गई, यानी मीडिया अब जो मर्जी छाप सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, 28 वर्षों तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। ओहो हो, क्या लीडर होंगे ये, क्या लीडर होंगे ये। 28 साल तक जेल में रहे और जेल से आने के बाद आप इनका भाषण देखना, यूट्यूब पे डला हुआ है। क्या भाषण दिया था इन्होंने, वाह, कमाल का भाषण दिया था इन्होंने। ऐसे ही नहीं लीडर बनते बेटा, वर्ल्ड लीडर ऐसे ही नहीं बनते, बहुत कष्ट सहना पड़ता है लीडर बनने के लिए। 28 वर्षों तक जेल में रह के व्यक्ति आया हो और इन्होंने भाषण में, पता है मेन चीज क्या कही थी, कि कोई बात नहीं, मैं 28 सालों तक जेल में रहा, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम अश्वेतों यानी काले लोगों, तुम दक्षिण अफ्रीका में के निवासी हो, तुम गोरों से बदला मत लेना, बदला मत लेना। बदले की भावना से हम देश नहीं चलाएंगे। वरना अगर इन्होंने गुस्सा दिखा दिया होता तो सोचो कितने लाख लोग, कितने गोरे जो श्वेत थे वो मारे गए होते उस समय। लेकिन इन्होंने एक शब्द नहीं बोला उनके खिलाफ। उन्होंने कोई बात नहीं, कष्ट मैंने झेला है, हमें आजादी मिल गई, हमें आजादी चाहिए थी, वो हमें मिल गई। अब हम गोरों को कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारे साथ रहेंगे, ये भी हमारे भाई बहन है, हम इनको साथ रखेंगे और देश को साथ लेके चलेंगे। ऐसा लीडर होना चाहिए। लीडर इस टाइप के लोगों को कहते हैं बेटा। आप इनका भाषण सुनना, क्या ऐतिहासिक भाषण दिया था उन्होंने। आपके बुक में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आपके बुक में ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, कभी टाइम मिला तो पढ़ लेना। एग्जाम वगैरह में नहीं आती ये सब चीजें, एग्जाम में भाषण वगैरह तो नहीं आती ना, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, यहां हमें एग्जाम भी देखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। दक्षिण अफ्रीका आजाद हो चुका था, एक नया देश बन चुका था। गोरों ने उनको आजादी दे दी कि अब आप अपनी सरकार बनाइए, लोकतांत्रिक सरकार बनाइए। चुनाव हुए, लोग इलेक्शन में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता था। जो गोरे लोग थे वो भी वोट डाल सकते थे, जो अश्वेत थे वो भी वोट डाल सकते थे। सबको बराबर के अधिकार मिले, सबको बराबर अधिकार दिया गया। और नेल्सन मंडेला स्वतंत्र देश के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। वो उस देश के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। क्या आपको 3 पॉइंट समझ में आ गया बेटा? ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। दक्षिण अफ्रीका को आजादी या नया संविधान के बारे में पता लग गया। मेन चीज जो पेपर में आता है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूं। देखो जरा ध्यान से देखो, ये दक्षिण अफ्रीका का फोटो है। पता है आपको दक्षिण अफ्रीका को क्या बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुष का देश कहते हैं, क्योंकि यहां हर प्रकार के लोग रहते हैं। एक काम करना, अगर आप ध्यान से दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम को देखना, आप दक्षिण अफ्रीका की फुटबॉल टीम को देखना, आपको मिक्स मिलेंगे लोग। वहां कुछ लोग आपको मिलेंगे जो गोरे होंगे, कुछ खिलाड़ी ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल अश्वेत होंगे, और कुछ इंडिया टाइप के वाले लोग भी होंगे। आपने क्रिकेट में ध्यान से देखना, क्रिकेट में ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका को बच्चों इंद्रधनुष का देश कहा जाता है, क्योंकि हर टाइप के लोग मिलते हैं यहां पर और एक साथ रहते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ नेल्सन मंडेला के लीडरशिप में। नाउ यहां पे हमारा पहला पॉइंट खत्म होता है, पहला पार्ट खत्म होता है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम खत्म करते हैं। आप में से कई बच्चों के मन में होगा, सर हम इंडिया में रह रहे हैं, हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में क्यों जान रहे हैं? बच्चों, जब तक हम किसी देश का एग्जाम्पल नहीं लेंगे हमें कैसे पता लगेगा? जब तक हम किसी देश का एग्जाम्पल नहीं लेंगे हमें कैसे पता लगेगा कि हमें यह आजादी कितनी मेहनत से मिली है, कितने कष्ट सह के मिली है? हम अपनी आजादी की वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए दूसरे देश का एग्जाम्पल लेना जरूरी है। अब हम बढ़ेंगे, संविधान क्या है। सेकंड पार्ट आ चुका है 2.2।
यहां से आपका 2.2 स्टार्ट होगा, यानी पार्ट 2 स्टार्ट होगा। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं। आपका एग्जाम में पूछा जाएगा संविधान का अर्थ क्या होता है, तो लिखिए पॉइंट नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन है। संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान का अर्थ बताइए, संविधान की परिभाषा बताइए। तो पहला पॉइंट, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। सिंपल शब्दों में संविधान एक किताब का नाम है, उस किताब के अंदर सभी कानून लिखे होते हैं जो एक देश के नागरिक को मानना पड़ता है। आप सब, मैं भी, हम सब इसी देश के नागरिक हैं, और एक ऐसी किताब जिसमें उस देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए कानून लिखे होते हैं, उसे बेटा संविधान कहते हैं। क्या आपको संविधान समझ में आ गया परिभाषा? सेकंड पॉइंट लिखेंगे, संविधान सर्वोच्च कानून है, इसमें सारे कानून लिखे होते हैं, A to Z सारे कानून देश के लिखे होते हैं, नियम लिखे होते हैं कि आपको कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं देश में, जिससे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, कि बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के बीच संबंध भी तय होते हैं। इससे मेरे और आपके बीच संबंध, हमारे और सरकार के बीच संबंध तय होते हैं। मान लीजिए सरकार ने कल को ऐसा कानून बना दिया, सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो लोगों के खिलाफ है, तो हम संविधान में देखेंगे यार संविधान में हमें कानून, यह अधिकार मिला हुआ है, हम जाएंगे कोर्ट के पास और सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने कानून क्यों बनाया। तो बच्चों, संविधान एक किताब का नाम है जिसमें उस देश में रहने वाले लोगों के लिए लिखे हुए कानून होते हैं, जो हमें कौन कौन से कानून मानने होते हैं, तभी तो हम कानून के अनुसार चलेंगे। अगर ये कानून नहीं लिखा होगा फिर तो जो मर्जी करेगा, फिर तो परेशानी हो जाएगी, देश कैसे चलेगा। इतना बड़ा देश, पॉपुलेशन में आपको पता हम सेकंड नंबर पे आते हैं, बहुत बड़ा देश है हमारा, तो इस देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले हमने जाना संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, अब हम जानेंगे हमें संविधान की आवश्यकता क्या है। जी हाँ, 5th पॉइंट क्या पढ़ेंगे बेटा, संविधान हमें क्यों आवश्यकता है। यहां से हम पढ़ेंगे संविधान की आवश्यकता, यहां से हम पढ़ेंगे संविधान की नीड क्या है, हमें क्यों चाहिए संविधान। तो पहला पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान क्यों जरूरी है, संविधान के लाभ क्या है। तो पहला पॉइंट देखो आप क्या लिखोगे, पहला, यह एक साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होते हैं। आप जरूरी नहीं कि मेरे विचार आपके विचार मैच करें, जरूरी नहीं है कि मेरे विचार और आपके विचार मैच करें, तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ साथ में रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित होता करता है। संविधान एक भरोसा विकसित करता है कि हमारे इस देश में हमारे खिलाफ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि कानून बने हुए हैं। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार कैसे बनेगी और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। संविधान यह बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार बनने के बाद कौन फैसला ले सकता है, कौन कानून बना सकता है, कौन कानून में परिवर्तन कर सकता है, यह सब संविधान में लिखा होता है। तीसरा, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करती है, वरना सरकार तो जो मर्जी डिसीजन ले लेगा। और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है, और ये हमें भी अधिकार तो देता है ना। इसलिए तो आपका लास्ट चैप्टर क्या है, हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार, बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वीडियो में। इसके अलावा संविधान क्यों जरूरी है, तो यह अच्छे समाज के गठन के लिए भी लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्तित्व करता है। हमारी जो उम्मीद है देश के लिए कि हम अच्छा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हम अच्छा करेंगे तो कल को सरकार हमें अवार्ड भी दे सकती है। इसलिए तो लोग अच्छा काम करते हैं ना, इसलिए तो लोग अच्छा काम करते हैं ना, कि लोग हमारी पहचाने, लोग उनको जाने, लोगों को मोटिवेशन मिले और भी लोग अच्छा काम करें। तो अच्छे समाज का निर्माण होता है संविधान से। तो आपसे पूछा जाएगा संविधान की आवश्यकता क्या है, तो पहला पॉइंट, यह एक साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। सेकंड, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार होगा। थर्ड, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, वरना सरकार जो मर्जी फैसला ले लेगी। और हमें नागरिकों को भी अधिकार बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। और चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ये हो गया बेटा 5th पॉइंट। यहां हमने 5th पॉइंट जाना कि हमें संविधान क्यों जरूरी है, हमें संविधान की नीड क्या है, ये हमने पॉइंट 5 जाना बेटा। इसमें 4 पॉइंट थे, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट,
इसके अलावा ये आपका थर्ड पॉइंट था और लास्ट आपका ये फोर्थ पॉइंट था। तो आई होप 4 पॉइंट अगर लिख लोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। क्लियर हो गया। यहां पे हमने सेकंड पार्ट में केवल 2 चीज जानी। पहला, संविधान क्या है। एक तो हमने जाना संविधान क्या है, ये जाना ना संविधान की परिभाषा, और दूसरा हमने जाना कि हमें संविधान की आवश्यकता क्या है। अब आएंगे हम थर्ड 2.3 पे। देखिए एनसीईआरटी बुक ना बेटा बड़े सिस्टमैटिक तरीके से लिखा होता है। ये बात अलग है कि हमें अगर कोई बता दे कि हमें बुक में पढ़ना क्या है, तो एनसीईआरटी से अच्छी किताब मैं कहता हूं बनी नहीं आज तक। हमें किसी भी गाइड, कुंजी, रिफ्रेशर लेने की नीड ही नहीं है अगर हमने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा। बड़े सिस्टमैटिक तौर पे लिखा हुआ है। बस फर्क यह है कि ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता, एग्जाम्पल देखे लिखे होते हैं, इसलिए पढ़ते हुए नींद आ जाती है और लोगों को पता नहीं लगता पढ़ना क्या है। तो अगर ये पता लग जाए कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ना, तो इससे अच्छी किताब नहीं हो सकती। देखिए कितने खूबसूरती से लिखा गया। पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल लिया, फिर बताया कि भाई संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है, और अब हम बताएंगे 2.3 में कि भारत का संविधान किसने बनाया, कैसे बना हमारा संविधान, कौन कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। तो हम यही थर्ड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें थर्ड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट हम जानेंगे, फर्स्ट पॉइंट 6 का पहला पॉइंट, जो भारत का संविधान बना उसका हम पहला पॉइंट जानेंगे बेटा। पॉइंट नंबर 6, पहला पॉइंट 1928 में, यानी आजादी से पहले, 1928 में आजादी से पहले मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। देख लीजिए क्या, आजादी से पहले ही, क्योंकि हमें पता लग गया था ना कि हम आजाद होंगे, आज निकल तो आजाद मिलने वाला है। हरकतें पता लग गई थी गोरों की, अंग्रेजों की हरकतें पता लगने लगी थी, ये जाने वाले हैं, ये कुछ दिनों के मेहमान हैं। तो जो उस समय की पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी, एक ही पार्टी हुआ करती थी। तो मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य बड़े नेताओं ने, जो भारत के नेता थे, उन्होंने भारत का संविधान पहले लिख लिया था कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। 1931 में इसी कानून को कराची में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, यानी होता है ना सालगिरह, जैसे पूरा 1 साल हो गया फिर मीटिंग होती है, तो 1931 में कराची आज पाकिस्तान में, पहले तो भारत का हिस्सा था ना, पहले तो ये भारत का ही तो हिस्सा था। तो 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। जब 1931 में कराची के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मीटिंग हुई, तो यहां पर डिसाइड किया गया कि चलो हम आजाद तो होने वाले हैं, हमें पता है आज निकल हम आजाद होंगे, तो क्या कानून आजादी बनने के बाद हम बनाना शुरू करेंगे? नहीं, तैयारी तो पहले करेंगे ना। आपने शादी आपके घरों में आपने बुला रखा है लोगों को, तो तैयारी तो आप लोग पहले करोगे ना कि सबके आने के बाद खाना तैयारी होगा, नहीं ना, तैयारी तो हम लोग पहले करते हैं। तो जब पूरा इतना बड़ा देश है, तो जब हमें पता लग गया था कि हम लोग आजाद होने वाले हैं, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ कराची के अंदर, तो उसमें यह तय किया गया कि चलो हम कल को आजाद हो गए तो हमारा संविधान कैसा होगा। पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया बेटा। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ ना। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए, भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं की पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। अब जब भारत आजाद हुआ, ध्यान सुनना बेटा, अब जब भारत आजाद हो गया तो कई सारे कानून तो हमने जस का तस ले लिया, यानी ये इसमें से बहुत सारे पॉइंट हमने ऐसे ही उठा लिए, क्योंकि कुछ बात अच्छी होगी ना, कुछ बातें अच्छी होगी। पहले ही हमने तय कर लिया था कि जब भारत आजाद होगा तो भैया ये कानून लागू होना चाहिए हमारे देश में, तो कुछ कानून तो जस का तस उठा लिया गया। जैसे कि 1935 का भारत सरकार का कानून, 1935 में एक भारत सरकार का कानून बनाया गया था, और ये कानून अंग्रेजों ने बनाया था। मैं आपको बता दूं, 1935 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था जिसे बोला गया था भारत सरकार का कानून। तो जब भारत आजाद हुआ ना, तो उसमें से कई बातें एज इट इज लिख लिया गया, जस का तस मतलब एज इट इज ले लिया गया, क्योंकि कुछ बातें अच्छी होगी। इसके अलावा हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति, आपने पढ़ा था पहला चैप्टर, याद कीजिए फ्रांसीसी क्रांति, उनके आदर्शों से, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज से, ब्रिटेन मतलब वही अंग्रेजों के कामकाज से, और अमेरिका के अधिकारों की सूची से, जो लोगों का अधिकार मिला हुआ था अमेरिका में, उससे काफी प्रभावित थे। हमारे बहुत सारे नेता ना बहुत पढ़े लिखे थे बेटा, हमारे उस समय के नेता बहुत पढ़े लिखे हुआ करते थे।
तो उन्होंने देखा अच्छा फ्रांस में क्रांति हुई थी, वहां पे कौन कौन सी अच्छी बात आई, कुछ बातें वहां से उठा ली। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र बड़ा अच्छा चलता है, चलो कुछ बातें वहां से उठा ली। अमेरिका में अधिकार बड़े अच्छे दिए हुए लोगों के, चलो कुछ चीजें वहां से उठा ली। रूस में समाजवादी क्रांति, अभी आप चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री के चैप्टर 2 में समाजवादी क्रांति रूस में, वहां की कुछ बातें अच्छी हुई तो वहां से भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया, वहां से कुछ बातें उठा ली। समझ में आ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अपने कानून बनाए, अपने कानून तो बनाए, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि विदेशों में कौन कौन सा ऐसा देश है जहां संविधान है और उसकी कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं। तो कुछ चीजें हमने फ्रांस से उठाई, कुछ चीजें हमने ब्रिटेन से उठा ली, कुछ चीजें हमने अमेरिका से उठा ली, हमने रूस से उठा ली। तो इन सब का मिक्स करके हमने अपना एक संविधान बनाया। तो ये था आपका छठा पॉइंट। क्या आपको 6 पॉइंट समझ में आ गया बेटा? हेडिंग क्या डालोगे? तो हेडिंग ये डालना, हेडिंग आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये रहा, भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण, ये आपका हेडिंग होगा, पॉइंट नंबर 6। और इसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा बेटा? पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के जो 8 अन्य नेता थे, उन्होंने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें पहले ही तय कर लिया गया कि भारत का कानून कैसा होना चाहिए, संविधान कैसा होगा, पहले ही तय कर लिया गया। इसके अलावा थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और संस्थाओं को पुराने व्यवस्था के लगभग जस का तस एज इट इज उठा लिया गया, जैसे 1935 का भारत सरकार का कानून। इसके अलावा हमने अपना दिमाग तो लगाए, दूसरों का जो दिमाग लिया वो भी कॉपी पेस्ट मार दिया। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श ले लिए, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज ले लिए, अमेरिका के अधिकार ले लिए, रूस से जो समाजवादी क्रांति थे वहां से जो भी अच्छी चीजें मिली उन सबको उठा के रख दिया और पूरा मिक्स करके एक संविधान तैयार कर दिया। चलो जी, संविधान तैयार कर दिया तो संविधान क्या रोड पे तय होगा? नहीं ना, लोगों को बैठना पड़ेगा ना एक जगह, तो इसके लिए संविधान सभा बनाया गया। तो पॉइंट नंबर 7 पे आएंगे बेटा, संविधान सभा। पॉइंट नंबर 7 क्या है? संविधान सभा। तो अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि संविधान सभा क्या होता है, संविधान सभा का अर्थ क्या होता है। अगर आपके एग्जाम में 1 नंबर में आ जाए कि भाई संविधान सभा का अर्थ बताओ, तो आंसर क्या दोगे? चुने गए प्रतिनिधियों, यानी जिनका सिलेक्शन हुआ था, ऐसे प्रतिनिधि को सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करना था, इसे संविधान सभा कहते हैं। यानी ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखेंगे, ऐसे प्रतिनिधि जो संविधान को लिखेंगे, उनको लिखने का काम मिला, उन्हें संविधान सभा कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में कि भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है बेटा कि भारतीय संविधान सभा के चुनाव कब हुए, इलेक्शन कब हुए, तो आपको याद रखना है जुलाई 1946 में, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से लगभग 1 साल पहले भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में की गई थी। 1 मार्क्स में आता है अक्सर, और अगर आप 9th में हो तो ठीक, लेकिन अगर आप फर्दर स्टडी जाओगे ना, जब आप बड़े यूपीएससी जैसे एग्जाम, आईएएस के एग्जाम की तैयारी करोगे, तो ये सब चीजें बहुत पूछी जाती है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो याद रखना बेटा, संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके तत्काल बाद ही देश 2 हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान, ये बात हम सब जानते हैं, में 2 हिस्सों में बट गया। तो संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गया। कौन कौन सा? एक भारत का संविधान सभा और एक पाकिस्तान की संविधान सभा। यानी जब देश 2 हिस्सों में बट गया तो संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गया। एक भारत के लिए संविधान सभा अलग हो गई और पाकिस्तान के लिए संविधान सभा अलग हो गई, क्योंकि भारत का संविधान सभा भारत के लिए संविधान लिखेगा, पाकिस्तान का संविधान सभा पाकिस्तान के लिए लिखेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। याद रखना बेटा, ये सब चीजें बड़े एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे। इन्होंने अपना काम 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। उसके बाद इसे 26 दिसंबर 1950 को लागू कर लिया गया, और आप सब जानते हो कि 26 जनवरी 1950 से अब तक हम लगातार 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आना चाहिए यहां पर एज ए स्टूडेंट, कि जब
काम 26 नवंबर 1949 को ही पूरा हो गया था, तो इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था? 2 महीने बाद क्यों? पहले ही जब काम पूरा हो गया लागू कर दो। इसके पीछे एक ऐतिहासिक रीजन है, आप जरूर इसके बारे में सर्च मारना, आप जरूर इसके बारे में पढ़ना। जब काम 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, तो इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक रीजन है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाओ। ये संविधान सभा के बेसिक पॉइंट है, दोबारा बता दूं एक बार। फर्स्ट पॉइंट, चुने गए प्रतिनिधियों में जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। यानी वो सभी चुने हुए नेता जो संविधान को लिखेंगे, उनको संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दिसंबर 1946 में हुआ था। इसके बाद संविधान 2 हिस्सों में, कौन कौन से हिस्सों में बट गया था? तो एक भारत की संविधान सभा और एक पाकिस्तान की संविधान सभा, जो अपने अपने देश के लिए संविधान लिखने का काम कर रहे थे। इसके अलावा भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे बेटा? तो 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा का काम कब पूरा हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा लिख लिया गया था। लेकिन इसे लागू कब किया गया? तो इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और तब से हम अब तक लगातार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारे देश का कानून लागू हो गया था कि ये देश, ये भारत विशाल देश कैसे चलेगा, इसको कौन चलाएगा, ये कैसे एक देश के रूप में काम करेगा। ये 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ जाए। इसके अलावा 1-2 पॉइंट आपको याद रखना है संविधान सभा के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है, 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। कितनी बैठक हुई आपसे पूछा जाएगा कि भाई संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई? तो बच्चों, संविधान सभा में कुल मिलाकर 114 दिनों तक बैठक हुई थी। मतलब टोटल 114 डेज ये लोग बैठे थे, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करी। उसके बाद एक क्वेश्चन अक्सर आता है, ये अगला क्वेश्चन है आपका, ये नेक्स्ट पॉइंट है। एक तरह से आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट क्या है? जी हाँ, क्या पूछा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट क्या है? तो संविधान सभा के अंदर, सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर बात को, हर शब्द को, वहां कही गई हर एक बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया कि किस नेता ने क्या बोला था। इसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से 12 मोटे मोटे पार्ट्स में, खंडों में प्रकाशित किया गया। जी हाँ, एक एक चीज को रिकॉर्ड किया गया, हर एक प्रस्ताव को रिकॉर्ड किया गया, हर एक शब्द को रिकॉर्ड किया गया, वहां कही गई एक एक बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाल के रखा गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से जाना जाता है, जो 12 पार्ट्स में है। जैसे होता है ना वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ऐसे उसके 12 पार्ट हैं बेटा, याद रखोगे, इसके 12 पार्ट है। अच्छा, आपको पता है आज भी जो हमारे संविधान चलता है ना, जो लोकसभा राज्यसभा वगैरह चलता है, उसकी हर चीज रिकॉर्डिंग होती है। अब तो वीडियोग्राफी आ गई, तो वीडियो एंड ऑडियो दोनों रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं। जी हाँ, ये रखे जाते हैं कि भविष्य में किसने क्या बोला, किस दिन क्या बात हुई थी, वो जाना जा सके। एक एक चीज का रिकॉर्ड संभाल कर रखा जाता है। आगे बढ़ जाए बेटा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पता लग गया क्या होता है? वो सभी बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाते समय लिखा गया, उसे रिकॉर्ड किया गया, उसको 12 पार्ट्स में रिकॉर्ड करके रखा गया, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे बेटा, एक महात्मा गांधी के बारे में। एक पॉइंट मैंने एक बच्चे के एग्जाम में देखा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। महात्मा गांधी ने संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जी हाँ, ये बहुत अजीब बात आपको लगेगी, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे, तो याद रखना है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 1 नंबर में और एक पूछा गया था, गवर्नमेंट स्कूल में एग्जाम में आया था कि यंग इंडिया जो पत्रिका थी वो कौन, उसके संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया के संपादक थे महात्मा गांधी जी। ये 2 बातें आपको महात्मा गांधी के बारे में जरूर पढ़ लेना। आपको पता है बहुत बड़े नेता हैं, इनकी एक छोटी छोटी बात भी एग्जाम में आ जाता है।
तो दो बातें आपको महात्मा गांधी के बारे में याद रखना है। पहला, महात्मा गांधी किसी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सेकंड, ये एक पत्रिका के संपादक थे और उस पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। याद रखोगे, यंग इंडिया, इसके संपादक थे। दो बातें याद रखोगे, आगे बढ़ जाएं। बस इसमें यही दो बातें थी और कुछ अलग नहीं था, यही चीज पूछा जाता है एग्जाम में ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि प्रस्तावना क्या होता है, संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं। 1 मार्क्स में पूछते हैं बेटा, अक्सर आपके एग्जाम में भी आएगा। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका किसे कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना क्या होती है या संविधान की उद्देशिका क्या होती है, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। तो आप आंसर क्या दोगे, देखिए संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं। आंसर दोगे बेटा, संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका से शुरू होती है। उद्देशिका मतलब इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि हम संविधान क्यों बना रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो संविधान की जो शुरुआत होती है ना, वो हमेशा उस बुनियादी मूल्यों से होती है, एक छोटी सी उद्देशिका से की जाती है कि इस संविधान बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। उसी को संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। अक्सर आप जब भी संविधान को खोलोगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको यही मिलेगा, हम सभी लोग। ये हम सभी लोग का मतलब क्या, यानी हम सब इसमें शामिल है, हम सब इसमें शामिल है, हम सब ने मिलकर ये देश को आगे बढ़ाना है। तो संविधान की शुरुआत एक बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, इसे संविधान की प्रस्तावना या उसे उद्देशिका कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि संविधान बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, उसको लिखना संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका कहलाती है। 1 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपसे कहा था जो मेन पॉइंट है मैं आपको सब बताऊंगा। नाउ ये कुछ शब्द हैं और आप बिलीव मानिए मोस्टली यही आता है एग्जाम में, यही आता है, मैं बार बार कहूंगा यही आता है। इन शब्दों को आप अच्छे से रट्टा मार लेना। इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा अगर मुझसे पूछा जाए क्या आता है, तो मैं कहूंगा यही आता है। आपसे पूछा जाएगा प्रभु संपन्न का मतलब क्या होता है, तो देखिए आंसर क्या दोगे बेटा। प्रभु संपन्न का मतलब लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। क्या बोला गया, लोगों को अपने से जुड़े हुए हर मामले में फैसला करने का अधिकार सर्वोच्च अधिकार है। यानी आप अपने बारे में फैसला खुद करोगे, पहला पॉइंट। दूसरा, कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। कल को अमेरिका हमें आदेश नहीं दे सकता, रूस या चाइना हमें आदेश नहीं दे सकती कि तुम ये कर लो। हम अपना फैसला खुद लेंगे, चाहे आपस में लड़े झगड़े, कितने भी दंगे फसाद कर लें, लेकिन रहेंगे साथ में ही। भाइयों वाली आदत है, लड़ेंगे, खूब दंगा होगा आपस में, लेकिन कोई दूसरा बोल देगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं हम। तो प्रभु संपन्न के 2 मतलब होता है बेटा। प्रभुत्व, आपके पेपर में पूछेगा प्रभुत्व संपन्न का मतलब बताइए, तो प्रभुत्व संपन्न में आपको 2 पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट, लोगों को अपने से जुड़े हुए हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। यानी भारत की सरकार अपने बारे में खुद फैसला लेगी। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकता। इंडियन गवर्नमेंट को कोई आदेश नहीं देगा कि तुम ये करो, हम अपना फैसला खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। आपसे पूछा जाएगा कि पंथ निरपेक्ष, मैंने कहा ना ये सभी शब्द आपको याद रखने हैं पॉइंट टू पॉइंट। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने का पूरी स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी देश कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको अपना सकता है। दूसरा पॉइंट, लेकिन कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। आपको पता है बहुत सारे देश हैं जिनका धर्म आधिकारिक है, जैसे दुबई में जो आधिकारिक धर्म है वो मुस्लिम है, वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, वहां आधिकारिक धर्म है वो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। थर्ड पॉइंट, सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आवरणों को समान सम्मान देती है। सरकार सभी को समान सम्मान देगी। दीपावली पे भी छुट्टी होगी और ईद पे भी छुट्टी होगी, कोई फर्क नहीं करेगी गवर्नमेंट। हिंदू और मुस्लिम में किसी भी प्रकार के, सिख और ईसाई में किसी प्रकार का डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं कर सकती सरकार, हमारा संविधान ये कहता है। तो पंथ निरपेक्ष में 3 बातें समझी आपने बच्चों। पंथ निरपेक्ष में हमने 3 बातें समझी। फर्स्ट क्या जाना आपने, पहला क्या जाना, नागरिक को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। सेकंड पॉइंट आपने क्या जाना, कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है। थर्ड पॉइंट आपने क्या जाना, सरकार सभी धर्म मान्यताओं को समान सम्मान करेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा धर्म के आधार पर।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट आएंगे गणराज्य की। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का शब्द का मतलब क्या होता है? तो शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का। यानी राजा वही बनेगा जिसको लोग पसंद करेंगे, जिसको लोग जनता पसंद करेगी वो राजा बनेगा। गणराज्य का मतलब होता है शासन का प्रमुख। शासन का प्रमुख मतलब राजा लोगों द्वारा चुना हुआ होगा, लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति होगा राजा, ना कि किसी वंश का या राज खानदान का। ऐसे तो आप देखिए जो आपके पहले राष्ट्रपति थे, उनका लड़का, अगर ऐसे ये नहीं होता तो उनका लड़का राष्ट्रपति, फिर उनका लड़का राष्ट्रपति, ऐसे तो किसी का नंबर नहीं आता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का संविधान कहता है नहीं, जिसको जनता पसंद करेगी, जिसको जनता जिताएगी वही राजा बनेगा। ये होता है गणराज्य का मतलब। अगला पॉइंट समता। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे समता। समता के बारे में पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून के सामने सभी लोग समान हैं, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। सेकंड पॉइंट, पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। जो पहले से कुछ सामाजिक असमानताएं थी ना, छुआछूत जैसी, उनको खत्म कर दिया गया। सामाजिक असमानताओं को खत्म कर दिया गया, छोटे बड़े सबको खत्म कर दिया गया संविधान में। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सरकार हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। सरकार हर किसी को समान अवसर देगी। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है समता अर्थ का मतलब। देखियो बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस चैप्टर में सबसे मेन पॉइंट आप पढ़ रहे हो। पहले आपने पढ़ा प्रभुत्व संपन्न, फिर आपने पढ़ा पंथ निरपेक्ष, फिर आपने पढ़ा गणराज्य, उसके बाद आपने पढ़ा समता, और अब पढ़ेंगे हम बंधुता। बंधुता शब्द का क्या मतलब है? तो हम सभी ऐसा आचरण करेंगे जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हों। अभी मैंने आपसे कहा था हमारी हालत ना भाइयों वाली है, साथ में रहेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन दूसरा कोई बोल दे वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम सभी ऐसा आचरण करेंगे जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य हों। दूसरा पॉइंट, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। यानी कोई भी व्यक्ति, भारत का संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझे, हर व्यक्ति समान है। बंधुता ये कहता है। नेक्स्ट आते बेटा स्वतंत्रता। आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्रता शब्द का मतलब बताओ, तो पहला पॉइंट लिखेंगे नागरिक कैसे सोचे, क्या सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, अपने विचारों को किस तरह अमल करे, और इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी। स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता शब्द का मतलब पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता शब्द का मतलब बताओ, तो नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई पाबंदी नहीं हुई। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी सोचो, आप जैसे मर्जी व्यक्त करो, आप पूरी तरह से भारत में स्वतंत्र हो। इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी। अनुचित पाबंदी का मतलब कोई एक्स्ट्रा पाबंदी नहीं होगी, कोई सरकार आपको कोई पाबंदी नहीं डालेगी। न्याय, न्याय का क्या मतलब है? नागरिक को साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुना आपने? किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, उसके धर्म और उसके लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। न्याय सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। भारत का संविधान कितना अच्छा है, आप इन शब्दों को समझिए। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा बेटा कि लोकतंत्रात्मक का है, लोकतंत्रात्मक की परिभाषा बताओ, तो पहला पॉइंट आप लिखोगे सरकार एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों का समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था करेगी जिसमें सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। यानी आप भी वोट डाल सकते हो, मैं भी वोट डाल सकता हूं, नेताओं के बच्चे भी वोट डाल सकते हैं, और एक गरीब नागरिक भी वोट डाल सकता है। राजनीतिक रूप से हम सब समान होंगे। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं, आपको पता ना हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो हम अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं, और उससे हम फिर जवाबदेही मांगते हैं कि तुमने 5 साल में क्या करा, कौन से अच्छे काम किए बताओ। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। सरकार भी ऐसा नहीं है कि जो मर्जी फैसला ले लेगी।
सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। वो जो नियम संविधान में लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि प्लीज एक बार रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे बेटा कि आप इन शब्दों का मतलब समझ लो, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। पहले एक लास्ट समझाता हूं, समाजवादी अर्थ का मतलब बता देता हूं, उसके बाद में वापस एक बार ये सारे पॉइंट आपको समझाना चाहूंगा क्योंकि मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। फर्स्ट पॉइंट, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है, यानी जो भी रिसोर्सेज होंगे ना समाज में, पार्क हो गया, इसके अलावा पहाड़ हो गए, नदियां हो गया, मैदान हो गए, जो भी हमारे सामूहिक रूप से पैदा होंगे, जो संपदा रिसोर्सेज होंगे, वो समाज में उसका बंटवारा समान होगा, किसी को ज्यादा या कम नहीं मिलेगा। जंगल सबके लिए होंगे, नदियां सबके लिए होगी। जो समाज में संपदा है, जो रिसोर्सेस हैं, वो सामूहिक रूप से मिलेंगे, सबको बराबर बांटा जाएगा सब में। सरकार जमीन और उद्योग धंधे की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो, ताकि ज्यादा असमानता ना हो, अमीर और अमीर ना हो जाए, गरीब और गरीब ना हो जाए। इसलिए देखो सरकार सब्सिडी देती है। आपको पता है सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी वो अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए पे करती है। एक सिलेंडर गवर्नमेंट को 1000 रुपए का पड़ता है, वो आपको 500 या 700 में देती है। अगर वो 700 में भी दे रही है, अरे वो 800 में भी दे रही है, तो 200 रुपए सरकार 200 रुपीज गवर्नमेंट पे करिए आपकी तरफ से, उसे सब्सिडी बोलते हैं। आपको पता है राशन की दुकानों पे आपको राशन बड़ा सस्ता मिलता है क्योंकि उसका पैसा सरकार भरती है। तो गरीब लोगों के लिए सरकार ऐसा कदम उठाती है ताकि उनको दिक्कत ना हो। और अमीरों तो है ही अमीर, उन पे तो है ही पैसा, वो खरीद ही लेंगे, उनकी ज्यादा टेंशन ही नहीं है, उनसे टैक्स ले लेती है सरकार ताकि गरीबों की मदद कर सके। तो समाजवादी यही कहता है कि सबको लेके चलो, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। मैं फिर से आपको समझाता हूं प्रभु संपन्न का मतलब, लोगों को अपने जुड़े हर मामले में फैसला करने का अधिकार होगा। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकता। आपसे पूछा जाएगा पंथ निरपेक्ष का मतलब बताओ, तो नागरिक को किसी भी धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता होगी, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं होगा। सरकार सभी धर्म मान्यताओं और आचरण को समान सम्मान देती है। गणराज्य का मतलब क्या है? शासन का जो प्रमुख होगा वो लोगों द्वारा चुना जाएगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। समता का मतलब क्या होता है? कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानता को खत्म कर दिया जाएगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराएगी। बंधुता क्या होता है? हम सब ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे हम एक ही परिवार के लोग हैं और कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से कम ना माने। स्वतंत्रता क्या होता है? नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अपने विचार पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी गवर्नमेंट की तरफ से। न्याय, नागरिकों के साथ कि उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया लोकतंत्र का मतलब, सरकार एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। राजनीतिक अधिकार कौन से होते हैं? वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये होते हैं नागरिक अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार में आते हैं। और हम आप सबको पता है हर कोई वोट डाल सकता है 18 साल से प्लस, और हर कोई चुनाव लड़ सकता है। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेही बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के रूप चलती है। सरकार अपनी मर्जी से जो मर्जी फैसला नहीं ले सकता। समाजवादी क्या होता है? समाज में संपदा जो रिसोर्सेस हैं वो सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समान रूप से होना चाहिए। जो मैंने आपको कहा, नदी, जंगल, पहाड़, ये सब। सरकार जमीन पर उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाएगी कि सामाजिक दूरियां कम हो जाए, गरीब गरीब ना रहे, अमीर बहुत ज्यादा अमीर ना हो, सामाजिक असमानताएं कम हो सके। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई बेटा? ये मेन पॉइंट है चैप्टर के। ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। इनके अलावा मैं ये आप 5 पॉइंट आपको बताऊंगा, दोबारा आपको बताने वाला हूं। देखिए, रंग भेद मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप कहोगे सर जी आप फिर क्यों बता रहे हो? वो जो पॉइंट था ना रंग भेद, उसमें 5-6 पॉइंट थे, लेकिन अगर 1 नंबर में आ गया, अगर केवल 1 मार्क्स में आ गया तो आप आंसर ये लिख देना। क्या लिखोगे? दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था को रंगभेद कहते हैं। ये 1 मार्क्स के लिए था। अगर आप वही याद करो 5 नंबर में तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संविधान आपको याद है? उस किताब का नाम है जो जिसमें किसी देश के सभी कानून लिखे होते हैं। देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें किसी भी देश की राजनीतिक और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। यही मैं आपको तब से समझा रहा हूं। संविधान की परिभाषा ये है। आप चाहो तो ये 1 नंबर में याद कर लेना, या मैंने आपको संविधान में 2 या 3 पॉइंट बताए थे, अब वो याद कर लेना। ये आपके लिए जरूरी है। संविधान संशोधन क्या है? अच्छा, संविधान संशोधन समझिए। जाते जाते आपको यह पता लग जाएगा कि संविधान संशोधन क्या होता है। बच्चों, जो हमारा देश 1947 में आजाद हो चुका था और अब हम आ चुके हैं 2021 के अंदर।
2021 में आ चुके हैं। बीच में बहुत सारे ऐसे नई चीजें आई जो बदलना चाहिए। जैसे देखिए, पहले मोबाइल फोन नहीं होता था, अब आपके घर में हर जगह मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। तो इससे नए नए कानून की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आपको पता है मोबाइल से भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो नए कानून की समय के अनुसार हमें चलना पड़ता है, ट्रेंड के अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। संविधान में जो समय के अनुसार बदलाव करने पड़ते हैं उसे बोलते हैं संविधान संशोधन। क्या आपको संविधान संशोधन समझ में आया? समय के साथ संविधान में जो बदलाव करने पड़ते हैं उसे संविधान संशोधन कहते हैं। देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाला बदलाव, यानी समय के साथ जो संविधान में बदलाव करना पड़ता है उसको संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान सभा में आपको पहले बता चुका हूं, जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। प्रस्तावना क्या होती है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, आप फिर याद कर लेना। संविधान का वह पहला कथन, वो पहली लाइन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से करता है। दोबारा बताऊं आपको, संविधान की वह पहली लाइन, वो पहली कथन जिसमें कोई भी देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्य क्या होता है कि वो संविधान क्यों बना रहा है, क्या रीजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है संविधान बनाने की, वो उसमें लिखा जाता है। उसकी अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से करता है, वो बताता है। प्रस्तावना में लिखा जाता है कि हम ये संविधान क्यों बना रहे हैं, इस संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है हमारा, हम अपने देश के नागरिकों को कौन कौन से नए अधिकार देने वाले हैं, ये सब संविधान में लिखा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा साइड में कुछ फोटोएं दी हुई थी, मैं उन फोटोओं के बारे में अब आपको बताऊंगा। ये पॉइंट भी आपको याद है, ये सारे पॉइंट चैप्टर हो चुका है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर। अब मैं आता हूं इन फोटो के बारे में। आप में से बच्चे कहीं सोच रहे होंगे सर ये साइड में फोटो दिए हुए महान व्यक्तियों के बारे में आपने बताया नहीं, तो बेटा अब मैं आपको बताऊंगा। जो मेन व्यक्तित्व है जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है, प्लीज आप उनके बारे में करना, फालतू के पॉइंट मत याद करना। सबसे पहला मैं बताऊंगा जवाहरलाल नेहरू, और इनके बारे में वही मेन चीज जो पेपर में आता है। पहला, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री। पहली चीज याद रखोगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, बस इतना ही याद रखना। यही चीज पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यू में या 1 मार्क्स में। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला पॉइंट याद हो गया। सेकंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो इनके बारे में जानना चाहोगे तो 600-700 पेजों की किताब पढ़नी पड़ेगी। यहां सारी बातें नहीं पढ़ने आए हम, यहां हम पढ़ने वाले मेन पॉइंट जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे, इनके मेन बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, जिन्होंने संविधान का पूरा प्रारूप तैयार करा कि संविधान कैसा होना चाहिए। इसके अलावा ये भारत सरकार के पहले कानून मंत्री थे। भारत सरकार में पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत सरकार के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए बेटा। अगले पॉइंट हम जानेंगे बेटा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। जी हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, ओहो क्या जीवन था इनका। इनके बारे में जानोगे आप, जीवन की बहुत मोटिवेशन आपको मिलेगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जानेंगे तो इनके बारे में पहली चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे आपका ये इसके अलावा एक मिनट बेटा मैं देख लूं एक मिनट, कोई मेन चीज नहीं, ये नहीं पॉइंट था। इसके अलावा हम एक पॉइंट जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ना, हमें सिर्फ वही पॉइंट जानने हैं जो पेपर में आ सकता है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। लीजिए आपके पास आ चुका है एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी बंगाल के थे ये, एच.सी. मुखर्जी। तो इनके बारे में मैंने एक प्राइवेट स्कूल के पेपर में देखा था, उन्होंने ये पूछा था कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। बेटा अध्यक्ष सबको याद रहता है, जी हाँ मैं आपको बताऊं, अध्यक्ष हर कोई याद कर लेता है संविधान सभा के अध्यक्ष, लेकिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। याद रखोगे, भारत सरकार में संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। सिर्फ मेन चीज आपको याद रखने हैं, ठीक है बेटा। जयपाल सिंह, ओहो जयपाल सिंह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे, याद रखोगे बेटा। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने
कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने कि भारतीय हॉकी टीम के पहले कैप्टन कौन थे, तो जयपाल सिंह। ये झारखंड के थे जयपाल सिंह, ये भारतीय हॉकी टीम के पहले कैप्टन थे बेटा, ठीक है। इसके अलावा हम जानेंगे राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। आपको पता होगा भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ये कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष रहे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। 2 बातें इंपॉर्टेंट इनके बारे में। पहला, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। अभी मैंने आपको उपाध्यक्ष बताया था एच.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो दोनों चीज बता दी मैंने आपको, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी जी। दोनों बातें क्लियर होगी बेटा, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ जाए। इसके अलावा हम जानेंगे अबुल कलाम आजाद। जी हाँ, अबुल कलाम आजाद। अच्छा, एक अब्दुल कलाम आजाद जो आपकी इंग्लिश की बुक में भी दिया हुआ, वो हमारे साइंटिस्ट थे, ये अलग व्यक्ति हैं बेटा। अबुल कलाम आजाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। याद रखोगे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? क्योंकि शिक्षा ले रहे हो ना, अभी तो एजुकेशन ले रहे हो ना, तो जरूरी जानना है ना भारत सरकार में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत सरकार में पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनके अलावा हम जानेंगे वल्लभ भाई पटेल के बारे में। आपने बहुत सुना होगा इनका नाम। अभी गुजरात में इनकी बहुत बड़ा स्टैचू लगाया गया है, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आपको याद रखना है, ये भारत में उप प्रधानमंत्री रहे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा ये सबसे पहले अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। मोस्टली पूछा जाता है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत सरकार में पहले गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री पता है कौन होता है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो भारत का उप प्रधानमंत्री होता है। जो गृह मंत्री होता है ना, वो एक तरह से हम बोल सकते हैं भारत का उप प्रधानमंत्री। तो भारत के जो उप प्रधानमंत्री थे या गृह मंत्री थे, वो वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो बच्चों, यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मैं आपसे फिर से प्रॉमिस करूंगा कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, आपको मजा आएगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी बुक से अच्छी बुक नहीं है। आप गाइड से पढ़ोगे, कुंजी से पढ़ोगे, आपको 500 क्वेश्चन याद करने पड़ जाते हैं, हर क्वेश्चन के अलग आंसर हो जाते हैं, जबकि क्वेश्चन सेम होता है। आप इससे पढ़िए, वीडियो से पढ़िए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा ऑब्जेक्ट है अधिक से अधिक बच्चों को बताना। हमारा ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाने का है कि आप अच्छे से पढ़ें, आपके नंबर अच्छे आए, आपको नॉलेज में नंबर भी आए और साथ में आपके नॉलेज बढ़े, आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी इस चैप्टर के अंदर। फिर भी कोई चीज डाउटफुल हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मैं कोशिश करूंगा जब अगले चैप्टर की वीडियो बनाऊं तो आपका वो डाउट भी क्लियर कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं चलता हूं। आप सबको नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे पसंद जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना।